बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सदाम चौहान। जैसे कि नाज़रीन आज सबको बता दें कि हमारे लाइव आने का अच्छा खास मकसद होता है। आज भी हम अच्छे खास मकसद के लिए अपनी फेसबुक आईडी से लाइव हाजिर हुए हैं। जी नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, दिस इंटरव्यू इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन इंस्टीट्यूट पीस ऑफ कनेक्टेड द पाकिस्तानी। जी नाज़रीन, आज के जो हमारे गेस्ट हैं बड़े इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं, अरसलान अहमद। इन्होंने हमें लाहौर से ज्वाइन किया है और जब माशाल्लाह नाज़रीन मैंने इनके प्रोफाइल विज़िट की तो बड़े यंग से हैं, लेकिन काम इनके बहुत बड़े-बड़े हैं। तो आइए मज़ीद इनसे ही हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सदाम भाई, क्या हाल है? ठीक है। सर दुआएँ बिल्कुल, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। जी सर, माशाल्लाह आप तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन आपको ना जानने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो मज़ीद मैं चाहता हूँ आप अपने तारुफ़ में हमारे व्यूअर्स को करा दें। जी सदाम भाई, मैं अरसलान अहमद मेरा नाम है और मैं मीडिया का स्टूडेंट हूँ। और इस वक्त सुपीरियर यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट हूँ, बीएस मैथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ वहाँ से। और इसके अलावा ज़्यादा अरसा जो है वो डेरा गाजी खान में, डीजी खान में गुजरा है, तकरीबन 22 साल। और अब तकरीबन 5 से 6 माह हुए हैं, हम जो है वो मियाँ वाली ट्रांसफ़र हुआ था वालिद साहब का। तो अब जो है हम मियाँ वाली में हैं। यानी 22 साल डीजी खान में, 5 से 6 माह जो है वो मियाँ वाली में। वैसे मेरी जो पैदाइश है वो सिंध हैदराबाद में हुई थी, आपके कराची के करीब। और अब जो है मैं लाहौर हूँ। इसके अलावा अगर पैशन की बात की जाए तो राइटिंग एंड स्पीकिंग जो है, ये दो चीज़ें बहुत पहले से 3-4 क्लास से, यानी कि इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो भावना हुई थी। और तब से लेकर अब तक जो है ये सिलसिला जारी है। जी सर, माशाल्लाह बेहतरीन आपने अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन में आपने बेहतरीन इसमें बहुत कुछ बातें छुपी होंगी जिस तरह आपने इंट्रोडक्शन करवाया। आपने सक्सेसफुल के स्टोरी के बारे में बता दिया तो बेहतरीन सर। मैं सबसे पहले आपका सवाल करना चाहूँगा, आप मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। तो ये जो आप इस मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, राइटर भी हैं। तो आपको कैसे इंटरेस्ट हुआ इस फील्ड में राइटर लिखने में भी और मोटिवेशन स्पीकर भी हैं आप? जी। जी, इस हवाले से तो ये है कि अगर लिखने की बात की जाए तो मैं असल में कोई थ्री बल्कि 4 क्लास में था। तो 3-4 क्लास में जो है वो मेरे वालिद साहब ने एक दिन मुझे कहा कि यार बैठक में जाओ और वहाँ जो है ना एक किताब पढ़िए, उठा के लाओ। अब मैं बैठक में गया और वहाँ पर मैंने देखा कि एक किताब है, उसके ऊपर घोड़ा बना हुआ है, तलवारें बनी हुई हैं और जो है कुछ लिखा हुआ है उसके ऊपर। अब 3-4 क्लास में चूँकि हमें हिज्जे पढ़ाए जाते हैं, बे अलिफ बा, ते अलिफ ता। तो उस दौर में स्टूडेंट जो होता है वो जब भी फिर किसी चीज़ को देखता है तो वो उसको पढ़ने की कोशिश करता है। क्योंकि वो पढ़ना नया-नया सीख रहा होता है, वो हिज्जे करता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने भी इसी तरह हिज्जे करके जब देखा तो मुझे समझ आई, एक कोने में लिखा हुआ था नसीम हिजाज़ी और ऊपर जो टाइटल था किताब का वो था उमैर बिन ख़ज़ाम। नसीम हिजाज़ी जो कि नावल की दुनिया का एक बेताज बादशाह है उर्दू नावलों का, उसका वो नावल था। और वो मैं ले गया वालिद साहब के पास, उन्होंने पढ़ा, शाम को अम्मी पढ़ रही थी, तो मैं उनके पास जाके बैठा तो अम्मी ने ऊँचा पढ़ना शुरू कर दिया। और मैं मुझे वो सुनने में मज़ा आया, मैं सुनने लग गया। तकरीबन कुछ अरसे में वालिदा साहबा ने जो है ना वो मुझे पूरा सुना दिया नावल। फिर अल्लाह ताला की तरफ से एक जो है ना मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार अब मैं इस नावल को खुद पढूँ। मैं 4 क्लास का 3 क्लास का स्टूडेंट था और नसीम हिजाज़ी की जो पेचीदा उर्दू है, मुश्किल उर्दू है, उसके वो नावल थे, पुराने नावल, वो मैंने बिस्मिल्लाह किया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि कितना अरसा लगा, खैर मैंने उस नावल को कंप्लीट किया। तो उस नावल की जो आखिरी लाइन थी, जो तकरीबन मैंने आज से 15 बल्कि 15-16 साल पहले पढ़ा था, उसकी आखिरी लाइन थी कि दो घोड़ों की बग्घी टमटमाती हुई दरियाए यारून की तरफ जा रही थी। मैंने उस नावल को बंद किया और मेरी आंखों से आंसू थे। यानी मैं 3-4 क्लास का स्टूडेंट था, जिस क्लास में जिस उम्र में बच्चे जो है ना वो चूड़ियों के टूटने से रोते हैं, खिलौने टूटने से रोते हैं, तो मैं एक किताब को पढ़ के रो रहा था। और उसी उम्र में जो है उस नावल के अंदर जंग भी थी, रोमांस भी था, मोहब्बत भी थी, असलाफ भी था, इस्लाम भी था, सब कुछ था। तो उसी दौरान जो है ना मुझे यानी कि कुछ अंदाज़ा हुआ कि यार जुमलों में बड़ी तासीर होती है और अल्फाज बड़े ताकतवर होते हैं, वगैरह वगैरह। और वो एक पढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी तरीके से अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो 4 क्लास में था, टीचर ने कहा कि 14 अगस्त का फंक्शन है, आपने नात पढ़नी है। टीचर ने मुझे नात लिख के दी। अब मैंने जब नात को पढ़ा तो मेरा अंदाज ऐसा था कि तरन्नुम नाम की कोई चीज़ नहीं थी, एक जोश वाली आवाज़ थी और उस तरह की आवाज़। टीचर ने कहा तुम ना नात ना पढ़ो क्योंकि उसके लिए एक तरन्नुम चाहिए, तुम तकरीर करो। तो मैं घर आया, मैंने कहा कि जी टीचर कह रही है तुमने तकरीर करनी है। तो वालिद साहब ने जो है वो तकरीर लिख दी और उसके बाद फिर मैंने वो तकरीर की। और इसी तरीके से चौथी क्लास से मेरा जो है वो बोलने का सफ़र भी शुरू हो गया। और अब इन कामों को, इन चीज़ों को तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। बाकी ये जो मोटिवेशनल स्पीकिंग है, ये तो जो है ना आज से 2-3 साल पहले
میں نے قاسم علی شاہ صاحب کو پہلی دفعہ سنا تھا، اس کے بعد جو ہے نا مجھے سمجھ آئی کہ یار موٹیویشنل اسپیکر بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ لوگوں کا ایک جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ہر بولنے والے کو موٹیویشنل اسپیکر کہہ دیتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکنگ کی اپنی جو ہے نا کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، آپ کے پاس وہ چیزیں ہونی چاہیے. تو بہرحال اسی طریقے سے یعنی گھر کی تربیت سمجھ لیں، گھر کا ماحول سمجھ لیں. اب وہیں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور اس کے اندر پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر ایڈیشن ہوتی ہے، اس طرح کے لوگ آپ کو ملتے ہیں، اس طرح کے آپشنز اپرچونیٹیز آپ کو ملتی ہیں، اور وہ پھر سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. رائٹنگ کے اگر حوالے سے ہم بات کریں تو میری جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2 سال پہلے میں نے اپنی کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کے حوالے سے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں میرا انٹرویو ریکارڈ ہوا تھا، اور انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ شاہ صاحب سے گپ شپ ہوئی تھی. اور اس کے بعد اگر اسپیکنگ کے حوالے سے اچیومنٹ کی بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ پورے پنجاب میں پنجاب اسپیچ کمپٹیشن تھا نیب کی طرف سے، تو اس میں میں ٹاپ آیا تھا، ٹاپر تھا وہاں پہ. اور یہ 2 بڑی اچیومنٹس ہیں اس فیلڈ میں، اور یہ سفر جاری ہے، انشاءاللہ دیکھیں کہاں تک پہنچتا ہے. جی سر، ماشاءاللہ آپ نے بہترین اپنے لائف اسٹائل کے بارے میں بتایا کہ میری بچپن سے لائف کہاں گزری، اور آپ نے اپنی اس فیلڈ میں وجہ بھی بتائی کہ میں کیوں آیا. لیکن سر جس طرح موٹیویشن آپ نے بات کی، جو بولتا ہے اسے کہتے ہیں، نہیں بولنا بھی سر بڑی ایک ہمت چاہیے. اسپیکنگ کے لیے فیس ٹو فیس بولنا بھی ایک بڑی ہمت چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں نا موٹیویشن اسپیکر کی بولنے کے لیے بڑی ہمت چاہیے، لیکن آپ کے ماشاءاللہ آپ کے پاس ہمت ہے. میں نے آپ کے کافی ویڈیوز دیکھی سوشل میڈیا پہ، میں آپ کے ساتھ ایڈ ہوں فرینڈ میں، تو ماشاءاللہ بہت آپ اچھے ہیں. تو سر ماس کمیونیکیشن حوالے سے بات کرتے ہیں. جیسے ایز اے نیو اسٹوڈنٹ اگر ماس کمیونیکیشن جوائن کرنا چاہے تو ڈیٹیلس آپ ہمیں سمجھائیں، وہ کس طرح یونیورسٹی جائے، اور اس کا کیا اسکوپ ہونا ضروری ہے ماس کمیونیکیشن کی، وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو کیا چیزیں اچھا بہتر اچھا ہوئیں کہ وہ یہ فیلڈ چوز کرے. صدام بھائی، اس میں یہ ہے کہ میس کمیونیکیشن کی جو یعنی کہ ڈگری ہے، یہ پاکستان کے ڈفرینٹ یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں. لیکن میرے خیال سے جو سب سے بیسٹ آپشن ہے بی ایس میس کام کرنے کے لیے، وہ ہے سپیریئر یونیورسٹی لاہور میں، جو مین کیمپس ہے. اس کی وجہ یہ ہے، میں نے بھی اسی کو جوائن کیا، اس کے پیچھے جو مین وجہ تھی وہ یہ تھی کہ سپیریئر یونیورسٹی جو ہے ان کے اپنے ٹی وی چینلز ہیں، ان کا اپنا ریڈیو ہے، ان کی اپنا اخبار ہے، اپنا میگزین ہے. یعنی آپ کو میرے خیال میں پاکستان کی کوئی ایسی اور یونیورسٹی نہیں ہے جو بی ایس میس کام کی ڈگری بھی کروا رہی ہے اور ان کے اپنے ٹی وی چینل بھی ہوں. ہم اگر یہاں پر پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک ایج یہ ملتا ہے، ہمیں فائدہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جس ادارے میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی ادارے کا ٹی وی چینل ہماری بیک پر موجود ہوتا ہے. یعنی ہمیں پریکٹس کے لیے ٹی وی پر آ کر رپورٹنگ کے لیے یا کسی بھی قسم کے لیے ہمیں ایک آپشن جو ہے وہ اچھا مل جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کسی نے بھی یعنی کہ بی ایس میس کام کرنا ہے تو اس سے پہلے ایجنڈا سیٹنگ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس فیلڈ میں کیوں آنا چاہ رہا ہے. کیا وہ اس فیلڈ میں صرف گلیمر کو دیکھ کر آنا چاہ رہا ہے، یار میڈیا جو ہے کیا کیا اس میں جو ہے نا لشپش ہوتی ہے، کیا چیزیں ہوتی ہیں، اس چیز کو دیکھ کر آنا چاہ رہا ہے، یا جو یہ ہے کہ اس میں جو ایک پاور کا ایک لفظ ہوتا ہے کہ پاورفل میڈیا، میڈیا جو ہے اس کی ایک اپنی پاور ہوتی ہے. جیسے لوگوں نے بائک کے پیچھے پریس لکھوایا ہوتا ہے، میڈیا لکھوایا ہوتا ہے، یا کوئی وکیل ہے تو اس نے جو ہے وہ لکھوایا ہوتا ہے پریس اپنا ہائی کورٹ، اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا. تو وہ لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، یا آپ خبریں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، یا آپ کیا کرنے آ رہے ہیں. تو آپ کی جو ایجنڈا سیٹنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر تو آپ نے صرف خبریں سنانے کے لیے آنا ہے تو یقین مانے آلریڈی بہت سارے اینکرز موجود ہیں جو ہے نا آپ کو سارا دن چین نہیں لینے دیتے. جب بھی ٹی وی آن کریں کوئی نہ کوئی اینکر سامنے بیٹھا ہے، عمران خان نے یہ کر دیا، نواز شریف نے یہ کر دیا، مطلب ہر دفعہ جو ہے نا ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی اینکر موجود ہے. آپ یا کوئی بندہ اگر اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے، میس کام کے اندر آنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کے پاس اپنا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے، اپنا ایک پرپز ہونا چاہیے کہ میں نے اس فیلڈ میں کیوں آنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا جب ایک کنفرم ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ اس فیلڈ میں آ سکتے ہیں. 4 سال کا یہ کورس ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ 8 سیمسٹر ہوتے ہیں، سیمسٹر وائز چلتا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے آگے چیزیں جو ہیں وہ اوپن ہوتی ہیں کہ آپ نے اینکر بننا ہے، رائٹر بننا ہے، آن کیمرہ کام کرنا ہے، آف کیمرہ کام کرنا ہے، ریسرچنگ کرنی ہے، رپورٹنگ کرنی ہے، ڈائریکٹر، پروڈیوسر، سنگر، ایکٹر، ماڈل، یہ پھر آگے بعد کی باتیں ہیں. لیکن جو سفر سٹارٹ ہوتا ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے. جی سر، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک مقصد ہونا چاہیے. اگر آپ اس فیلڈ میں آ رہے ہیں، آپ کس مقصد کے لیے آ رہے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ پاور، تو پاور سے کام نہیں چلتا. اگر آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے اس فیلڈ میں، واقعی ایک جیسے نا کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں میڈیا میں جاؤں گا، یہ کروں گا، وہ مجھے پاور ہو جائے گی، میں اچھے والوں سے ملوں گا. کچھ لوگ ملنے کی وجہ سے آتے ہیں کہ میں اس سے ملوں گا، مجھے کوئی نہیں روکے گا، میرا نام ہوگا، میرا یہ. تو کافی لوگ اس وجہ سے. لیکن کچھ لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے کہ میں بھی ٹی وی پہ آؤں، میں بھی لوگوں کو بولوں.
मैं भी मशहूर हूँ, कुछ फेमस होने के लिए आ जाते हैं, जिस तरह हमने सुना है काफी लोग कहते हैं कि हम फेमस के लिए जाते हैं ये वो, या आपको एक सच में अगर इंटरेस्ट है तो फिर आप फील्ड में है। तो सर मैं सवाल ये करना चाहूँ मास कम्युनिकेशन के, अब मेरा सेकंड सवाल आपसे कि मास कम्युनिकेशन में किस तरह एंटर हो सकते हैं, किस तरह हमें एडमिशन मिल सकती है। जैसे कि न्यू न्यू पर्सन जाता है तो उसे मतलब इतनी नॉलेज नहीं होती किस तरह, कितने स्कोप होना है इसका, कितना यूनिवर्सिटी स्कोप मतलब हायर करती है यूनिवर्सिटी एक स्टूडेंट को मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में, वो सर आप हमें गाइडलाइन दे दीजिए। सदाम भाई, इसमें ये है कि जस्ट आपने अगर इंटर कर लिया है, आपने एफएससी की है, आपने आईकॉम किया है, आपने आईसीएस किया है, आपने एफए किया है, कुछ भी आपने किया है, साइंस पढ़ी है, आर्ट्स पढ़ी है, तो उसके बाद जो है आप यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। जहाँ तक नहीं सरकारी यूनिवर्सिटी की बात है, सर, इंटर इंटर के बाद जा सकते हैं इंसान, जी जी, इंटर के इंटर बाद के बाद, एडमिशन हो 12वीं के सकती है। बाद, जी जी, 12वीं के बाद, उसके लिए मतलब जी। एफ ए तो जरूरी नहीं है ना, एफ ए बी कम। आपने कुछ भी किया हो, आपने मतलब 12 एजुकेशन जो है ना आपकी, इंटर तक की एजुकेशन आपकी मुकम्मल हो, मैट्रिक और उसके बाद 2 साल इंटर, उसके बाद आप वहाँ पर इंटर हो सकते हैं। और उसमें फिर ये है कि आपने उन 2 सालों में आपने कुछ भी पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। आपने मैट्रिक के बाद एफएससी की थी, आपने आईकॉम किया था, आईसीएस किया था, सिंपल एफए किया था, क्या किया था, आपने मैट्रिक के बाद अगर आपने 2 साल मजीद पढ़ चुके हैं आप, तो उसके बाद आप जो है बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन 4 साल का जो प्रोग्राम है उसमें आप जा सकते हैं। और अगर सरकारी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर जो है जाहिर सी बात है कि परसेंटेज वगैरह और इन चीज़ों को देखा जाता होगा। लेकिन सुपीरियर जो है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो प्राइवेट के अंदर जो है ना वो नंबर शंबर आपके जितने भी हों वो पैसे की गेम होती है। तो आपको जो है ना वो बस पैसा आपने दिखाना है और आपको एडमिशन वहाँ पे मिल जाएगा। जी सर, पैसा तो बिल्कुल, लेकिन स्कोप तो होता होगा ना कि जिस तरह एक टारगेट है ना, स्कोप हम इतना 80% तो फिर हमें इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकती है। ये वो काफी लोग मैंने देखा है कि वो कहते हैं इस फला फला ये स्कोप बना है, ये नंबर हो तो फिर आपको इसमें अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज में मिल उसमें सकता है ये एडमिशन। है कि अगर तो आपने सुपीरियर का जो अपना कॉलेज है ना वहाँ से अगर आपने इंटर किया हुआ है, तो आपको जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 50% वो वैसे ही डिस्काउंट दे देते हैं कि ये ना इसने हमारे कॉलेज से ही इंटर किया है। अगर आपने उनके कॉलेज से इंटर नहीं किया था, आप बाहर से आए हैं, तो फिर भी तकरीबन 25% डिस्काउंट के साथ वो आपको एडमिशन दे देते हैं। बहुत ही बुरी सूरत हाल हो, बहुत ही बुरी सूरत हाल हो, तो फिर तो जो है ना वो देखा जा सकता है। बाकी आपके नंबर मेरे ख्याल में 60-70% भी अगर हो इंटर में तो मसला कोई नहीं है। जाहिर सी बात है, मैंने पहले कहा है कि एक बंदे ने अगर उनको 4 सालों में 8 लाख रुपया देना है, 8-10 लाख रुपया उनके पास जमा करवाना है, तो क्यों वो आपको मना करेंगे। और दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि मैथ्स कॉम की जो डिग्री है ना, ये पढ़ाई के से इसका यूँ समझ लें कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। अगर आप पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, आपको दिल करता है कि यार मेरे पास जो है ना वो डिग्री भी हो और मैं उछल कूद भी करूँ, तो मैथ्स कम्युनिकेशन आपके लिए बेहतरीन है। उसमें ये होता है कि आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, आपका जो असाइनमेंट्स होती हैं, आपका जो होमवर्क यूँ समझ ले होता है, वो यही होता है कि जी वीडियो बना लो, उसका इंटरव्यू कर लो, उससे मुलाकात कर लो, ब्लॉग बना दो, यूट्यूब चैनल बना लो, यही चीज़ें होती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं एक दिन क्लास में एंटर हुआ तो वहाँ ना एक कागज़ पड़ा हुआ था, और वो मैंने जब उसको सीधा किया तो वो एक क्वेश्चन पेपर था। हमारे जो सीनियर्स थे अगले सेमेस्टर वालों के, उनका वो क्वेश्चन पेपर था, और उसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वो आप सुन के हैरान होंगे। क्वेश्चन पेपर ये था, फाइनल पेपर जो चल रहे थे वो ये था कि टेक 20 फोटोज, कैमरा उठाओ और 20 फोटो खींचो, बस। ये फाइनल पेपर हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, यानी ओवरऑल हर तरीके से आप जो है मीडिया को आपने टच करना होता है। वो जो सारी चीज़ें होती हैं, जैसे स्कूल में कॉलेज में हम पढ़ते हैं और टीचर को देख के हमारे सांस खुश्क हो जाते हैं, अब मैथ्स कॉम में ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो है ना हंसते मुस्कुराते आते हैं, गपशप करते हैं, हंसते मुस्कुराते जाते हैं। और लेटेस्ट मैं कल की आपको अगर बात बताऊं तो कल हमारे साथ जो क्लास में हुआ वो ये था कि टीचर क्लास में आए हैं, उन्होंने अपने मोबाइल में 3 गाने हमें सुनाए हैं, और उन्होंने कहा कि इन 3 गानों में से एक गाना जो है वो आपके फाइनल में आएगा, तो इसको अच्छी तरह से समझ लो, इस पर आपने स्टोरी लिखनी है। ये हमारा फाइनल है, फाइनल पेपर है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। मैथ्स काम जो है ना वो बड़ी मतलब कि इसमें फन भी है और सारा कुछ है। नो, कोई किसी किस्म की प्रेशर नहीं होता बंदे के माइंड पे। जी सर बिल्कुल, आपने सही कहा कि हर जब जिस चीज़ में फन नहीं है तो एंटरटेनमेंट भी होना ज़रूरी है। हर हम्म। जो डिपार्टमेंट हो, अगर एंटरटेनमेंट नहीं है तो अगर सेट सेट बंदा पढ़ेगा या स्टडी कंटिन्यू करेगा तो फिर वो 4 साल उसकी सारी सेट ही सेट जाएगा। टीचर भी कहते हैं कि कुछ क्लास में एंटरटेनमेंट हो, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो भी आप हम्म। जैसे एंजॉय कर सकें और
एंटरटेनमेंट से सर बिल्कुल एक क्लास में अलग माहौल क्रिएट हो जाता है। जो स्टूडेंट है उनके अंदर दिलचस्पी होती है पढ़ने की, जैसे वो बिल्कुल गौर से वो सर की बात सुनते हैं और जो भी उन्हें असाइनमेंट दी जाती है तो वो करते हैं। ये जिस तरह हमने भी एक ऐसे ऐसे काफी हमारे साथ भी वाक्य पेश आए हैं, ये तो बचपन में स्टूडेंट लाइव है। तो सर मेरा अगला सवाल, मास कम्युनिकेशन काफी लोग कहते हैं कि मास कम्युनिकेशन क्यों करें, हमें तो वैसे ही जॉब मिल जाती है, तो उसमें मतलब कौन से लोग ये डिग्री करें? सिर्फ जो एंकर बनना चाहते हैं या रिपोर्टर बनना चाहते हैं या कोई दूसरी फील्ड इसमें करना चाहते हैं तो वो इसमें मास कम्युनिकेशन करें? कौन से लोग इस डिग्री में आना चाहते हैं, मतलब कौन से ये लोग इस फील्ड में चूज करें? सदाम भाई, इसमें ये जैसे है कि पैनलिस्ट हो गया। पर्सनैलिटी, जी जी जी, पर्सनैलिटी जो है ना इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, और मेन जो दो टाइप्स हैं, अब वो एक है इंट्रोवर्ट और एक होता है बंदा एक्सट्रोवर्ट। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चुप करके कमरे के अंदर बैठ के लैपटॉप झोली में रख कर काम करने को पसंद करते हैं। नए लोगों से मिलना, नई जगह पे जाना, नए लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, राब्ते बढ़ाना, सोशल मीडिया को यूज़ करना, ये चीज़ें जो है ना वो पसंद नहीं करते। तो उन लोगों के लिए मैस कॉम में जो है ना बिल्कुल बेहतर नहीं है। दूसरी पर्सनैलिटी जो है वो ये लोग होते हैं कि जो हर रोज़ किसी नए बंदे के मत्थे लगना चाहते हैं। ठीक है, आज इससे मिल लिया, कल उससे मिल लिया, आज इसको रिक्वेस्ट भेज दी, आज उससे बात कर ली। तो वो ऐसे लोगों के लिए मैस कॉम जो है वो बिल्कुल बेहतरीन है। और जिस बाकी तरह आपने एंकर पूछा करते कि हैं। एंकर जैसे करते हैं, उनका काम ही ये है, एंकर हो गया, रिपोर्टर हो गया, हाँ। जर्नलिस्ट हो गया, कोई भी हो गया, रिसर्चर हो गया, वगैरह वगैरह। तो मैस कॉम की जो फील्ड है वो हर उस बंदे के लिए बेहतरीन है जो घर से बाहर रोड के ऊपर जो काम करना चाहता है, लोगों के साथ घुल मिल के काम करना चाहता है, बाहर निकल कर काम करना चाहता है। और फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें पहले बताई थी कि मैस कॉम के अंदर जो है फिर वो दो चीज़ें होती हैं कि आपने ऑन स्क्रीन आना है या आपने ऑफ स्क्रीन आना है। आपने एंकर बन के टीवी की स्क्रीन पे आना है या आपने वो बंदा बनना है जो एंकर को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, आपने कैमरामैन बनना है, आपने रिसर्चर बनना है, आपने स्क्रीन के बैक साइड पर रहकर काम करना है या आपने लोगों के सामने आना है। तो ये हर किसी की अपनी पसंद होती है। बाकी जो है वो कोई भी इस फील्ड में आ सकता है, कोई भी इसको ज्वाइन कर सकता है, किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बस बात वही है कि आपने खुद जो है ना वो थोड़ा सा सोच के आना है कि मैं इसमें क्यों जा रहा हूँ। बस वो दोस्त कह रहा था कि आ जाओ, वालिद साहब सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा तू सहाफ़ी बन जा, चाचू ने कहा था इसमें जो है ना बड़ी पावर होती है, दोस्त ने। तो ये चीज़ें जो है ना हमारे अक्सर फैसले वो इसी तरह होते हैं, सुन सुना के जो है ना हम जिन्हें लाया गलनी ओदे नाल चलनी। तो ये हमारा असल में हाल होता है ज़्यादातर। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर आपके माइंड में कोई गोल है, कोई विजन है, मिशन है, इस चीज़ को लेकर आप आगे आना चाहते हैं, तो मैस कॉम जो है ना आपको खुशामदीद कहती है। जी सर बिल्कुल, जिस तरह आपने बात कही कि अगर इस फील्ड में जिसको आना है तो उसको बाहर निकलना पड़ेगा, अगर जो कमरे में बंद बैठकर काम करना चाहता है तो वो इस फील्ड में ना आए। आपने ये बेहतरीन बात कही। जैसे डेली नए नए लोगों के साथ उलझने में मजा आए, उनको फेस हाँ, कर सके, नए मसला मसाइल जो उनको फेस कर सके तो फिर वो आए इस फील्ड में, तो बिल्कुल होता है ऐसा सर। है, इस बिल्कुल फील्ड में ऐसा है। आपको थ्रेड्स भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, डेली आपको न्यू लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, बड़ी इस पे रिसर्च होती है। ये फील्ड में मैं समझता हूँ इतनी आसान नहीं। लोग बस डिग्री करने से नहीं मिल जाती, इस पे रिसर्चर होते हैं। अगर आप टीवी पे बैठे हैं तो आप पूरे पाकिस्तान आपको देख रहा है, पूरा पूरा कवर ही हुँ, आपको करना है, तो उस टाइम में हुँ। कभी 11-12 इधर हो जाते हैं। अगर 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 हमारी समझ में आ गया कि ये सिस्टम ऐसा चलेगा तो हम उसको कवर कर सकते हैं। बाकी अगर जो हमने किताबों में पढ़ा है तो वो हम इसमें नहीं कर सकते। किताबों में पढ़ा हुआ सर, तो मैं एक बात करना चाहूँ किताबों के हवाले से। जो लोग कहते हैं कि हमारे पास क्या वो इस फील्ड में जिस तरह ये इन्होंने डिग्री कर ली, अगर वो एंकर बनना चाहता है सिर्फ, या क्या वो सिर्फ एंकर बने या उसके पास एक्सपीरियंस भी हो इस फील्ड में कि तब वो जाकर टीवी पर बैठे? ये काफी लोग कहते हैं कि हम डिग्री हासिल किए, हमें जॉब्स नहीं दी जा रही, हमने ये जो मास सारी रिक्वायरमेंट है होती है टीवी चैनल के लिए, रिपोर्टर के लिए या जर्नलिस्ट के लिए, हमने सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली है, फिर भी हमें चैनल्स हायर नहीं करे, ये क्यों? तो ये अब क्या वजह है? क्या एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता या डिग्री की वजह से वो कुछ ना कुछ तो उनके पास तो होता होगा, वो आप अभी बताएं। आपने अभी कहा कि कुछ ना कुछ तो उनके पास होता होगा। मैं ये कहता हूँ कि उनके पास सब कुछ होता है, असल में उनके पास कुछ चीज़ें नहीं होती। ठीक है, हमने ये देखना है उनके पास होता क्या नहीं है। वैसे उनके पास बहुत कुछ होता होगा, उनके पास जो है ना वो फेस भी उनका अच्छा होगा, डिग्री भी उनकी कंप्लीट होगी, हर चीज़ उनकी जो है ना वो बेहतरीन होगी। आखिर फिर अगर उनको जॉब नहीं मिलती तो इसकी वजह क्या है? मैं आपको बताऊँ, मुझे 1 साल हो चुका है, और 1 साल गुजरने के बाद मेरे जो क्लास फेलो हैं, क्लास के अंदर मेरा जो नाम मशहूर है वो है उर्दू अदब। उर्दू अदब इधर आओ, उर्दू अदब ये वगैरह। ठीक है, तो मेरे क्लास फेलोज मुझसे जो सवाल करते हैं वो सवाल पता है क्या होता है?
सवाल ये होता है कि यार सफाई कैसे लिखना है, यार सर फहरिस्त कैसे लिखते हैं, यार ये ढाबा ढाबा कैसे लिखना है, यार ये शहर के बासी, ये अबासी है बासी है, इसका क्या मतलब है। इससे आप जो है ना उनका अंदाजा लगा लें कि 1 साल उनको यहाँ पे हो चुका है, 12 साल वो पहले पढ़ के आए हैं, 13 साल की एजुकेशन ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, उनको सफाई लिखना नहीं आ रहा। ठीक है, अब मजीद 3 साल गुजरेंगे, उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, और जो डिग्री कंप्लीट करने के बाद जब वो कहीं पर जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो जो टीवी वाला है उसने, आपको पता है कि डिग्री जो है ना नहीं देखना, उसने ये देखना है कि सोशल इंटरेक्शन क्या है, बात को जो है वो किस तरीके से ये लोग समझ सकते हैं। देखें दुनिया के अंदर ना 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जिनका अपना कोई नजरिया होता है, कुछ लोग वो होते हैं जिनका अपना कोई भी नजरिया नहीं होता, और तीसरी एक किस्म है, ये भी उन लोगों के अंदर आती है कि उनके पास नजरिया तो होता है लेकिन उन्होंने अपने इस नजरिए को इस्तेमाल कैसे करना है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है मिस्टर ए, ठीक है, उसके पास अपना एक नजरिया मौजूद है, ठीक है, मैं इस नजरिए को यूं समझ लें फिल्टर कहता हूँ। ठीक है, उसने जो नजरिया अपना बनाया है वो कैसे बनता है, नजरिया बनने की 3 चीजें होती हैं, आपका मुशाहदा, आपका मुतालिया और आपके तजर्बात। इन 3 चीजों से किसी भी इंसान का अपना नजरिया बनता है। ठीक है, अब क्या होगा, कोई भी बात जो आप सुनेंगे तो आप उस बात को अपने इस फिल्टर से गुजारेंगे, नजरिए के फिल्टर में से आप बाहर की बात को गुजारेंगे, फिर आप या उसको कबूल करेंगे या उसको रद्द करेंगे। ये एक किस्म के लोग होते हैं। दूसरी किस्म के लोग वो होते हैं कि जिनके पास अपने नजरियात होते हैं, लेकिन वो अपनी नजरियात के ऊपर यूं समझ लें कट्टर होते हैं, कट्टर लोग होते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं गलत भी हूं मैं सही भी हूं, सामने वाली बात जो है वो मतलब यूं समझे कि उनके पास फिल्टर नहीं होता, उनके पास दीवार होती है। कोई भी इंफॉर्मेशन कोई भी नॉलेज आके टकरा के वापस चली जाती है। ठीक है, वो कबूल नहीं करते। तीसरे नंबर पर जो लोग होते हैं वो होते हैं कि उनके पास जो है ना, ना कोई फिल्टर होता है, ना आगे दीवार होती है, बल्कि यूं समझ लें खिड़की खोली होती है उन्होंने, जो भी आता है साथ बिस्मिल्लाह आ जाओ। तो जब तक आप अपने नजरियात पर कायम नहीं होंगे, आपको पता नहीं होगा कि मैं ये हूं, मैं इधर बैठा हूं, इस चीज को इस नजर से मैंने देखना है, इस चीज का मतलब क्या है, एक चीज को आपने किस एंगल से देखना है, एक एक चीज के कई कई मतलब होते हैं। तो ये सारी चीजें जिसको हम इंटेलेक्चुअल लेवल कह सकते हैं, जिसको हम शऊर कह सकते हैं, ये अगर आपके अंदर नहीं होगा, फिर आपकी बैकएंड के ऊपर जो है ना, आप बात करते हैं एक्सपीरियंस की कि यार वो जो है ना एक बंदा है उसने डिग्री की है और अभी वो डिग्री से फारिग हुआ है, लेकिन इदारा जो है वो जो है ना एक्सपीरियंस मांग रहा है। आज के सोशल मीडिया के दौर के अंदर एक्सपीरियंस जो बंदा कहता है, मेरे ख्याल में खसूसन मैथ कॉम की डिग्री के अंदर, तो ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि मेरी ही क्लास है, मेरे भी 3 साल बाकी हैं, और मेरे जो क्लास फेलोज हैं उनके भी 3 साल बाकी हैं। इन 3 साल गुजरने के बाद डिग्री उनके पास भी होगी, डिग्री मेरे पास भी होगी, लेकिन मेरे पास इस डिग्री के अलावा और भी बहुत कुछ है, और बहुत कुछ जो है वो क्या है, वो सोशल मीडिया की वजह से है। ठीक है, तो जब मेरा एक क्लास फेलो एक इदारे में जॉब लेने जाएगा, मैं भी जॉब लेने जाऊंगा, वो कहेगा ये आपके पास क्या है, तो मेरा क्लास फेलो कहेगा मेरे पास ये डिग्री है। मैं कहूंगा मेरे पास ये डिग्री भी है, फलां 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 फलां, ये चीजें आप देख सकते हैं। तो जाहिर सी बात यह है कि हमने जो है ना अपनी पर्सनल ब्रांडिंग खुद करनी है। आपको अपना तारुफ खुद ना करवाना पड़े, अगर कोई पूछे कि आप कौन हो तो आप उसे कहो यार गूगल पे लिख के देख लो, बस। ठीक है, जब आप अपनी ये पर्सनल ब्रांडिंग इस तरीके से करते हैं, खुद को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए अपना एक ब्रांड बनाते हैं, लोगों के सामने आप अपनी एक पहचान बनाते हैं, लोग खुद आपको हायर करना चाहते हैं। अभी आज की बात है, बल्कि सॉरी कल की बात है, मैं अपने टीचर के सामने अचानक आ गया। अच्छा, वो जो टीचर हैं मेरे आर्टिकल्स उन तक पहुंचते रहते हैं, मेरी कोटेशंस उन तक पहुंचती रहती हैं, तो मेरी तस्वीर उनके माइंड में एक बनी हुई है। अब वो टीचर ने मुझे देखा, कहते हैं अरसलान इधर आओ। मैं गया तो कहते हैं कोई जॉब शॉब कर रहे हो, मैंने कहा नो सर। फ्री हो, मैंने कहा जी फ्री हूँ। कहते यार वो एक बंदा है उसको एक रिसर्चर की जरूरत है, तो मेरे माइंड में आप आए थे, तो जो है ना मैं उसको आपसे मिलवा दूंगा। अब मुझे पता नहीं है एक बंदा मेरे लिए जॉब ढूंढ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक सेल्फ ब्रांडिंग थोड़ी बहुत की हुई है, एक इमेज क्रिएट मैंने किया हुआ है। तो जब उनके माइंड में आया कि यार इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फलां बंदा इंपॉर्टेंट है, सवाल ये है कि उन 25 स्टूडेंट्स में से उस टीचर के माइंड में सिर्फ मेरा नाम क्यों आया है? मैंने सोशल मीडिया को यूज किया है, मैंने जो है ना कुछ अपने ऊपर काम किया है, तो आपके लिए जॉब मिलना बहुत आसान है। अगर जो बंदा ये कहता है कि यार डिग्री है सब कुछ है जॉब नहीं मिल रही, तो मेरे भाई कसूर और जो कमी कुताही है ना वो आपके अंदर है, और उसको जब जब तक आप फिल आउट नहीं करेंगे तब तक जो है ना बात नहीं बनेगी। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पास डिग्री भी है फिर भी हमें चैनल्स जो है रिजेक्ट कर देते हैं, हायर नहीं करते। तो मेन बात है हम्म। कि वो डिग्री पे सिर्फ वो पढ़ने पे फोकस देते हैं, प्रैक्टिकल पे नहीं देते। जिस तरह सोशल हम्म। मीडिया पर किस तरह आना है, काफ़ी मैंने काफ़ी देखे हैं सर।
ऐसे एंकर जिन्होंने कम मतलब मास कम्युनिकेशन डिग्री भी नहीं की, वो सोशल मीडिया पर वो छा गए और उन्होंने बड़े बड़े चैनल्स पर वो बड़े हायर हो चुके हैं। मैंने काफी ऐसी बिल्कुल ऐसी ऐसा ही है। स्टोरी काफी सुनी है, उनके जो एंकर्स हैं उनकी स्टोरी सुनी है कि हमने सोशल मीडिया पे यूज किया, हमने ये वीडियो बनाई, हमने सोशल मीडिया पर आकर इस टॉपिक पर बात की। और बड़े सोशल हम्म, मीडिया आप समझते हैं आजकल कहाँ तक ले जाता है। आज हम जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं फेस टू फेस, तो ये भी सोशल मीडिया है। ना मैं अरसलान को जानता था, ना अरसलान मुझे जानता था। हमारी जो कन्वर्सेशन सोशल मीडिया के जरिए हुई। तो बिल्कुल सर, आपने सही बात कही। अगर हमारे जो नौजवान हैं, अगर वो मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर वो इस फील्ड में आते हैं, तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना जरूरी है उनका। अगर वो बिल्कुल। सोशल मीडिया पे आप नहीं सिर्फ। आज के दौर में आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आपके डिजिटल एसेट्स हैं। आपको पता हो और आप लोगों को बता सकें, यार मेरा जो है फलां चैनल है, उस पर इतने लोग मुझे देखते हैं, फलां मेरा पेज है, उस पर इतने फॉलोअर्स हैं, फलां मेरा ब्लॉग है, उस पर इतने लोग विजिट करते हैं। तो ये सारे काम अगर आप कर रहे हैं तो फिर जो है ना, आप यूँ समझ लें अपनी डिग्री का हक अदा कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करते, बस यूनिवर्सिटी में आते हैं, गपशप करते हैं और कैफे तस्वीर में बैठे निकाल दे। रहते हैं, कॉफ़ी शॉफी पे, या बस तस्वीरें तस्वीरें बन जाती हैं, तो फिर बस वही है जैसे हर डिग्री के साथ होता है। तकरीबन 12,000 प्रोफेशन इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, जो गूगल पर जिनकी लिस्ट मौजूद है। और हर प्रोफेशन के अंदर ऐसे ही है, हर प्रोफेशन को जो है ना, वो कहा जाता है कि स्कोप डिग्री में नहीं होता, स्कोप बंदे में होता है। तो आप किसी भी काम को बड़ा बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री हूँ कि हमारे जो नौजवान है वो डिग्री लेने के पीछे भागते हैं कि बस डिग्री हम्म। मिल जाए, जिस तरह डिग्री मिल जाए, बस डिग्री मिल जाए लेकर हम चले जाएं इंटरव्यू के लिए। और उन्हें ये नहीं पता होता, अगर इस मतलब आपको इस मीडिया की फील्ड में आना है तो आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आपको सोशल मीडिया पे नहीं है तो एक सर आपने बिल्कुल एक बात अच्छी कही। अगर जिस तरह का हम इंटरव्यू लेने वाला होगा, अगर वो आपके बारे में जानता होगा, अगर वो सोशल मीडिया पे आप ज़्यादा फेमस है, तो फिर आपको, मैं समझता हूँ वो आपसे इंटरव्यू भी नहीं लेगा, वो आपको सोशल मीडिया पे सारी नहीं जो नहीं, वो कुछ एक्टिविटी भी नहीं देखकर, लेते, वो बस देख के ऊपर ठीक है आ जाओ। वो सोशल मीडिया पे देखकर आपको एज हायर कर लेते हैं कि नहीं, ये सोशल मीडिया पे हमने इसे देखा है, ये बड़ा एक्टिव है और बड़े बड़े हम्म, इसने काम किए, तो वो हायर कर देते हैं। तो बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल ऐसे। अगला सवाल आपसे जरूर करना चाहूंगा कि इस फील्ड में हम, अगर हम इस एंकरिंग में है, तो हम हमें अंदर क्या स्किल्स बेस्ट होनी चाहिए। अगर हम मास कम्युनिकेशन फील्ड में आते हैं तो क्या स्किल्स बेस्ट हो, तो तब हम इस फील्ड में आ सकते हैं, वरना हम देखें इसकी फील्ड को टच भी ना करें। देखें, मीडिया का जो ताल्लुक है ना, वो है स्क्रीन के साथ। ठीक है, मीडिया का ताल्लुक है टीवी की स्क्रीन के साथ, मीडिया का ताल्लुक है लोगों के सामने आने के साथ। ठीक है, तो वो ये कहा जाता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो मीडिया के अंदर आपने सामने आना होता है, लोगों ने आपको देखना होता है। कुछ चीज़ें, कुछ स्किल्स वगैरह जो आपको सीखने की, समझने की ज़रूरत है। एक तो है ड्रेसिंग की सेंस आप में होनी चाहिए, या आप उसको सीखें, क्योंकि आपने अगर मीडिया फील्ड में आना है तो आपको पता हो कब कब किसके साथ क्या मैंने पहनना है, और अपनी ड्रेसिंग जो है वो मैंने कैसे करनी है। और उसके बाद जो एक मेन चीज़ है वो है आपको सोशल जीनियस होना चाहिए। आपको जो है ना सोशली लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, ये एक अहम बात है। तीसरे नंबर पर हम देखें तो आपकी जो मेन सबसे जो बुनियाद है वो है आपकी कम्युनिकेशन। आपको बात करनी आना चाहिए, और उससे बढ़कर आपको बात सुननी आना चाहिए। हमारे यहाँ मसला एक ये भी है कि हमें बोलने का इतना शौक है, हम सुनना भूल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं। खसूसन जब टीचर क्लास में ये कहता है कि मुझे बताओ अब क्या करें, तो 70 बच्चा बैठा है, 70 ही बोल पड़ता है, तो टीचर किसकी सुनेगा। इस पे जो है ना मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि यार चुप कर जाओ, एक बंदा चुप हो जाए, दूसरा बोले। ठीक है, हम कम्युनिकेशन के हवाले से मजमूई तौर पर हम बहुत वीक हैं। हमें नहीं पता होता कि कब किसके साथ क्यों, किस कैसे, किस तरीके से, किस अंदाज से क्या बोलना है, कब बोलना है, किसके साथ बोलना है, कितना ऊंचा बोलना है, कितना नीचे बोलना है, कितना गुस्से से बोलना है, कितना प्यार से। कुछ भी नहीं पता हमें कम्युनिकेशन के हवाले से। तो अगर आपने मीडिया में आना है तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। और चौथे नंबर पर आपके अंदर लिखने की एबिलिटी भी होनी चाहिए। आपके माइंड में जो चल रहा है, आपके माइंड में जो ख्याल चल रहा है, उसको अच्छे तरीके से आप राइट डाउन कैसे कर सकते हैं, ये भी एक जो है ना बहुत अहम चीज़ है एक मीडिया के स्टूडेंट के लिए, कि उसको लिखना आता है। आपके सामने कोई भी मंजर है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, कोई शादी हो रही है, गम हो रही है, वो सारे मंजर को आप लिख कितना अच्छा सकते हैं, और कितने अच्छे तरीके से लिख कर आप लोगों के सामने उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके पास राइटिंग की जो एबिलिटी है ये होना चाहिए। बाकी फिर चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जब बंदा इंटर होता है तो वो फिर सीखना शुरू कर देता है। और बाकी एक सोशल जीनियस वो मैंने आपको बताया, और आपको सोशल मीडिया
हाउ टू यूज़, इस चीज़ का पता होना चाहिए। ये 4-5 चीज़ें हैं। बाकी फिर इंशाल्लाह जितना गुड़ उतना मीठा, जितनी मेहनत करते जाएँगे उतना फिर आप आगे बढ़ते जाएँगे। जी सर, बिल्कुल जिस तरह आपने कही कि कम्युनिकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और लिखना जो अगर कहीं कुछ हादसा हो जाता है या कुछ अगर किसी आपको इंटरव्यू लिए बुलाया जाता है या आप चले जाते हैं वहाँ पर, तो आपको लिखना एक अच्छी तरह, जिससे कोई आप किसी की कॉपी ना कर रहे हैं, वो आप अपने जहन से हुँ, लिखें, ऐसे लफ्ज़ लिखें, हर आप अपने लफ्ज़ लिखने की कीमत अदा करें कि इस लफ्ज़ की कीमत है, लोग आपको बिल्कुल ऐसा। कीमत दें इस लफ्ज़ की। बाक़ायदा सर, हुँ, मैंने काफ़ी सीनियर्स के सुना है, एंकर जो वो कहते हैं आप ऐसा लिखें जैसे लोगों को आपके जो लफ्ज़ों की कीमत देनी पड़े लोगों को। आपके लफ्ज़ टीवी पर आकर ऐसे हो जाएँ जैसे ना देखने वाला भी आपके लफ्ज़ सुनेगा। तो सर बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। तो अब मेरा अब शो हमारा खत्म होने, आखिरी सवाल, आपका फ्यूचर क्या है? आप एंकर बनना चाहते हैं या इस फील्ड में राइटर बनना चाहते हैं? आपने ये फील्ड चूज़ की है तो उसमें काफ़ी सारे हैं, राइटर हैं, रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं, तो एंकर भी है, तो क्या आपका फ्यूचर है? दरअसल एक पैशन है, एक प्रोफ़ेशन है। अगर पैशन के लिहाज़ से देखें तो मुझे जो है ना वो, मैं बिज़नेस को लाइक करता हूँ और इंशाल्लाह आगे जो है वो बिज़नेस की प्लानिंग्स हैं। बाकी अगर प्रोफ़ेशन के हिसाब से देखा जाए तो अब इस मीडिया फ़ील्ड में आ गए हैं, इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। तो मैंने तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने ऑन स्क्रीन ही काम करना है। जो है ना स्क्रीन पर ही आना है। अब स्क्रीन पर आने के लिए भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो फिर इसमें मैंने एंकरिंग को सिलेक्ट की है। अब एंकर के अंदर फिर 2 चीज़ें हैं, एक न्यूज़ एंकर होता है, एक शो एंकर होता है। जैसे आफ़ताब इकबाल का एक शो है, खबरयार एक शो है, हस्बे हाल एक शो है। ये जो है ये शो एंकर होते हैं। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो शो एंकरिंग की तरफ है। मैं एंकर इसलिए नहीं बनना चाहता कि मैं सिर्फ़ ये बताऊँ कि इमरान खान क्या कह रहा है, नवाज़ शरीफ क्या कह रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक शो एंकर बनूँ और मैं जो है किसी चैनल के ऊपर अपने किसी प्रोग्राम को स्टार्ट करूँ, उसको लॉन्च करूँ, और मेरा जो जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान का जो रियल टैलेंट है उसको मैं कम से कम टीवी की स्क्रीन तक लेकर आऊँ। ये जो अथॉरिटी है कि आज गेस्ट किसको बुलाना है, ये अथॉरिटी मेरे पास होनी चाहिए। क्योंकि हमारा जो मीडिया है, मैं अक्सर जगह पर ये बात कहता रहता हूँ, हमारा मीडिया की जो तरजीहात हैं वो बहुत गलत हैं। हमारा मीडिया प्रमोट किसको करता है, पीछे देखो, पीछे देखो। हमारा मीडिया प्रमोट किसको करता है, वो निम्रा अली जो 120 की स्पीड पे बात करती है। हमारा मीडिया हाँ, प्रमो बिल्कुल। हमारा मीडिया प्रमोट किसको करता है, पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। ये जो कैरेक्टर्स हैं, जब आप इन लोगों को लाकर मीडिया की स्क्रीन के ऊपर अपने मेहमान के तौर पर बुलाते हैं, तो कहीं न कहीं यही मैसेज मिलता है कि यार ये लोग हैं, ये हमारे रोल मॉडल हैं, इनको हमने देखना है और इन जैसा बनने की कोशिश करनी है। ज़ीरो टैलेंट, ज़ीरो पैशन, कुछ भी नहीं। बाई चांस कुछ हो जाता है, मीडिया उसको प्रमोट कर देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो रियल टैलेंट है, किसी भी हवाले से हो, किसी भी फ़ील्ड के हवाले से हो, किसी भी जो है ना वो शोबे के हवाले से हो, उसको कम से कम मैं कहीं से भी उठाऊँ और लाकर उसको मैं जो है टीवी की स्क्रीन पर बिठाऊँ, ताकि जो रियल टैलेंट है, उसकी कदर हो सके और लोग उस तक पहुँच सकें, उसको जान सकें और मार्केट के अंदर उसका जो काम है, उसको अच्छी वैल्यू मिल सके। जी सर, बिल्कुल, आपने सही आपकी थिंकिंग है और सोच है, जिस तरह आप सोच को लेकर चल रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी सोच पे एग्री करता हूँ, आपकी सोच जो आपने सही कहा, आपने एक बात सही की। तो मैं सब आखिरी सवाल आपसे, अब हमारा शो एंड खत्म होने वाला है, तो अब हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे, जो इस फील्ड में हैं, मीडिया फील्ड से, जो सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म के पैगाम ज़रिए? सदाम भाई, सिर्फ पैगाम जो है मैं अपनी तरफ से तो कुछ नहीं दूंगा। एक पैगाम मेरे मुर्शद अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले दे दिया था। बस इस प्रोग्राम के तवज्जुह से वही आप तक पहुंचाऊंगा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि समझेगा ज़माना तेरी आंखों के इशारे, देखेंगे तुझे दूर से गर्दों के सितारे, नापैद तेरे बहरे तखय्युल के किनारे, पहुंचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। ठीक है, तो एक मुख्तसर सा पैगाम है, वो यही है कि यार यकीन मानो, यकीन मानो, पूरी दुनिया जो है वो तुम्हें तस्लीम करने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया तुम्हें फॉलो करने के लिए तैयार है, सितारे तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हैं, हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक और चीज़ है, और वो अल्लामा इकबाल कहते हैं कि ईजाद के बारे में है कि इस आलम ईजाद में है जो साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। इस दुनिया के अंदर आप कुछ भी नया कर लें, आप अपना पोटेंशियल उसको दे दें, कुछ भी आप नई चीज़ लॉन्च कर दें, तो इस आलम ईजाद में है जो साहिब ईजाद, हर दौर में करता है तवाफ उसका ज़माना। तो आपके जो है ना, आपकी शख्सियत का तवाफ करने के लिए ज़माना मौजूद है, आपके पीछे चलने के लिए लोग मौजूद हैं, आपको फ़ॉलो करने के लिए लोग मौजूद हैं। लेकिन आपने जो है ना खुद को कम से कम उस लेवल पर लेकर जाना है कि हुस्न किरदार से नूर, हुस्न इखलाक से नूर मुजस्सम हो जा, इब्लीस भी तुझे देखे तो मुसलमान हो जाए।
ٹھیک ہے، تو اس لیول پر اگر ہم خود کو لے کر چلے جاتے ہیں تو پھر جو ہے نا بہت ساری زبردست. ناممکن چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہو جاتی ہیں. اور یہ جو بات ہے کہ یار مقدر میں یہ تھا، نصیب میں یہ تھا، بس اللہ نے یہ لکھ دیا تھا، یہ نہیں ہو سکا، یہ نہیں ہو سکا، تو علامہ اقبال یہاں پہ فرماتے ہیں کہ تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں، ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی. یار جس بندے کو تم تقدیر کا غلام سمجھتے ہو، نصیب کا قیدی سمجھتے ہو نا، اس کے اندر تقدیر شکن قوت، شکن توڑنے والا، تقدیر کے ٹکڑے کرنے والی قوت اس انسان کے اندر موجود ہے، جس کو تم بس نصیب اور مقدر کے جو ہے نا اس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتے ہو. تو اس لیے جو بھی کر رہے ہیں نیت اپنی اچھی رکھیں، ایفرٹ رکھیں، فوکس رکھیں، اور انشاءاللہ اپنا جو میکسیمم لیول ہے اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور آخر میں یہ چیز بس مائنڈ میں رکھیں کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. اور سجدے کرنے کے لیے فرشتے بہت ہیں، رکوع کرنے کے لیے بھی بہت ہیں، قیام کرنے کے لیے بھی بہت ہیں، انسانوں سے زیادہ ہیں. تو ہمارا جو ایک ایٹ دا اینڈ ہمارا جو ٹائم، ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ مخلوق کی اور انسانوں کی خدمت ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ یہ ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے. جی سر، بالکل آپ نے علامہ اقبال صاحب کی شاعری پڑھ کے ہی آپ نے ہمارے جو نوجوانوں کو ایک اچھا میسج دے دیا. اگر اس بھی لوگ نوجوان اس شاعری کو نہ سمجھے، اگر ہم اس شاعری کے اندر جائیں تو ماشاءاللہ بہت کچھ اس کی ہم معنی بول تھک جائیں گے، لیکن اس کی جو ہے معنی ختم نہیں ہوگی. بالکل سر، آپ نے صحیح بالکل ہے. فرمایا. اگر نوجوانوں کو آگے آنا ہے تو ایک ہی اپنی گول سکسیس جس طرف ان کو انٹرسٹ ہے تو وہی اس فیلڈ میں آئے. لیکن یہ دوست کہہ رہا ہے، اگر ارسلان مجھے کہہ رہا ہے آپ اس فیلڈ میں آئے، تو ایسا نہیں. جو آپ کا دل چاہتا ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ لوگوں کے سامنے ہونا چاہتے ہیں کہ مجھے لوگ کل میں آج یہاں ہوں تو کل میں ارسلان صاحب کو ٹی وی پر دیکھوں. اگر ارسلان صاحب اس وقت مجھے فیس بک پہ دے رہے ہیں تو کل میں ارسلان صاحب سے ٹی وی پر ملاقات کروں، ٹی وی شو پر. تو جی سر، ماشاءاللہ آپ سے بہت آج کچھ سیکھا، اور آج ماشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا. آپ کے کیا ٹاپک بھی بڑا انٹرسٹنگ تھا، کنورسیشن، اور بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ ملاقات کر کے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا اپنے اچھے مقصد کے لیے. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمارے ویورس کے لیے اور ہمارے آڈینس کے لیے. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی صدام بھائی، اللہ ناظرین، تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رہیں، آباد رہیں. جی ناظرین، آج کے ہمارے گیسٹ تھے بڑے انٹرسٹنگ، تو ان سے اجازت چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ نیو گیسٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.